तो बच्चों क्या हाल चाल, बढ़िया। तो बच्चों अब अगला जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस थ्योरम। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और क्या है? गाउस थ्योरम। ये टॉपिक जो होता है ये बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता ही होता है, साथ ही साथ कंपटीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो बच्चों ये जो सीरीज हमारी चल रही है टॉपिक इन 30 मिनट्स विथ एनसीईआरटी विथ नीट विथ आईआईटी के जो क्वेश्चंस हम पूरा प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं एक अच्छा थ्योरी कंटेंट देने के बाद, फिर हम एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, फिर हम नीट का प्रॉब्लम, फिर हम आईआईटी का प्रॉब्लम, इस तरीके पूरा प्रिपरेशन आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरा ये सीरीज है हमारा जिसका ये सेकंड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस थ्योरम। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, चलो शुरू करते हैं। और बहुत मजा आने वाला है बच्चों, इस टॉपिक को बहुत सरल तरीके से मैं पढ़ाऊंगा और बिल्कुल सरल तरीके से कंपटीशन के क्वेश्चन को भी लगवाऊंगा और नीट के क्वेश्चन को भी लगवाऊंगा, जैसे आईआईटी नीट हो गया या बोर्ड का क्वेश्चन भी हो गया या एनसीईआरटी का हो गया। तो आप बस कॉपी पेन को निकाल लो और मेरे साथ लग जाओ। गाउस थ्योरम बिल्कुल क्लियर, फ्लक्स बिल्कुल क्लियर होगा, ये जान लीजिए। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक बच्चों, चलो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? फ्लक्स है। वो क्या है? फ्लक्स। तो बच्चों ये फ्लक्स अब समझना है कि फ्लक्स क्या होता है। जैसे होता क्या है कि हमसे कोई भी पूछे कि ये चीज क्या है तो हमारे मुंह में उसका आंसर एक परफेक्ट आंसर होना चाहिए और कोशिश ये एक सरल तरीके से होना चाहिए, एक सरल तरीके से होता है। तो सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, बिल्कुल आसान तरीके से, आसान शब्दों में आप क्या कहोगे इस चीज को समझिए। ठीक, अब देखो समझो, जैसे मैं कहूं एक ये सरफेस है, एक क्या है? ये एक सरफेस है, बोलो सही है। एक कागज का पन्ना है, समझ लीजिए, एक क्या है? कागज का पन्ना। ठीक, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिए पास करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या करेंगे? पास करेंगी, ऐसे पास करेंगे। अब मैंने आपसे सिंपल भाषा में ये बोला, बच्चों गिनती गिनो कितनी लाइन पास करी इस सरफेस से, इस प्लेन, ये प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस से कितनी लाइन गिनती की दिख रही है? तो आप कहोगे 3, तो मैं कहूंगा इसी को फ्लक्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? फ्लक्स। अब इससे डिफाइन कैसे करेंगे, इससे हम लोग कैसे समझेंगे क्या है फ्लक्स? तो फ्लक्स कुछ और नहीं है, फ्लक्स एक नंबर ऑफ लाइंस है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, या आप बोल सकते हो कोई भी फील्ड लाइंस हो सकती है, मैग्नेट भी हो सकता है। तो क्या है? फ्लक्स एक गिनती है, कितनी फील्ड लाइन एक किसी प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर पास करती है, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। गिनती के कितनी लाइन किसी प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर पास करती है, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब देख लीजिए क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट मे थॉट ऑफ एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स पूरा बोलते हैं। दैट इंटरसेक्ट द गिवन एरिया, दैट इंटरसेक्ट, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सिंपल भाषा में ये समझिए कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर पास आउट करती है, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें बच्चों तो एक चीज पहले, उससे पहले समझ लीजिए, एक शब्द आता है, एक क्वांटिटी आती है, सॉरी, एरिया वेक्टर। क्या आता है? एरिया। आज तक आप लोगों ने एरिया स्केलर सुना होगा, बट आज पहली बार आप एरिया वेक्टर सुनोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया के पास वेक्टर क्वांटिटी होगी तो सीधी सी बात होगी, क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। और देन दूसरी चीज होगी डायरेक्शन। देन दूसरी चीज क्या होगी? डायरेक्शन। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन। देखिए मान लीजिए एक ये प्लेन सरफेस है, सपोज कीजिए एक ये प्लेन सरफेस है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ठीक, इसका एरिया अगर हम निकालें, सिंपल से इसका एरिया निकालें तो a इंटू बी बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? बट इसका एक डायरेक्शन होगा जो कि हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये पन्ना है, कागज का पन्ना ये ऐसे रखा है, तो एरिया वेक्टर प्लेन का परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम इसके एरिया के डायरेक्शन को दिखाएंगे तो वो हमेशा क्या होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इतना याद रखिएगा कि एरिया जो होता है वो वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके साथ डायरेक्शन भी होता है। और उसका डायरेक्शन सिंपली डिफाइन करेंगे क्या? प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन का परपेंडिकुलर। सपोज करो ये पूरा प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस में दो सरफेस है, एक इधर का सरफेस, एक इधर का सरफेस। मान लीजिए ये ऐसा है, तो परपेंडिकुलर तो यही आएगा। तो इसका मतलब जो एरिया होगा वो प्लेन की क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बीच कितना डिग्री बन रहा है? तो कहोगे 0 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? 0। तो सिंपल डिफाइन करिए कि एरिया वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और डायरेक्शन कैसे बताओगे?
परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। अब देखो ध्यान से इधर, अब देखिए ध्यान से आगे, अगर मैं बोलूं एक ये क्यूब है, एक ये क्या है, क्यूब है, ठीक, ये क्या है, क्यूब है, मैं एरिया वेक्टर जानना चाहता हूं। सपोज करो ये क्यूब है, तो इसके कितने सरफेस होंगे, एक ये होगा इस तरीके, 2 होगा, फिर ये 3 होगा, ये 4 होगा, सामने का 5 होगा, फिर पीछे का 6 होगा। तो बच्चों इस सरफेस को बात करें, इस सरफेस ये इस तरफ दिखेगा तो इसका एरिया इधर आएगा, ये सरफेस ऐसे होगा तो एरिया इधर होगा, ये सरफेस इधर होगा तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ये सरफेस ऐसा होगा तो इसका एरिया वेक्टर, कुल मिला के ये समझ जाओ कि एरिया कैसा होगा, प्लेन का परपेंडिकुलर। बिल्कुल सरल भाषा में समझ में आ गई कि एरिया कैसा होगा, प्लेन का परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब चलते हैं आगे, ठीक, अब बच्चों हम आगे चलते हैं। अब देखिए आगे समझिए, ये एक डायग्राम दिया है जिसमें हमारा प्लेन सरफेस कुछ ऐसा है, तो प्लेन सरफेस से एरिया वेक्टर कितना डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर, दिख रहा होगा, ये एरिया वेक्टर है, प्लेन सरफेस से कितना डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन होता ही है पासिंग, मगर परपेंडिकुलर होता है। तो ध्यान से देखिए, मतलब ये कुल मिला के ये कह सकते हो कि जो एरिया वेक्टर है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, कुल मिला के ये समझो। तो अगर बच्चों, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इधर रिजॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ई का कॉस थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ई का कॉस थीटा। बोलो सही है कि नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बन रहा है कितने डिग्री बन रहा है, थीटा डिग्री पे बन रहा है। तो अगर मैं इसको इधर रिजॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ई का कॉस थीटा। तो अगर मैं फ्लक्स बोलूं, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई इंटू ए। क्या होता है, ई इंटू ए। अब देखिए यहां पे जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और एरिया कितना है, ए, तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको हम क्या अपने वेक्टर में जब पढ़ते थे ए बी कॉस थीटा जैसा, तो हम इसको क्या बोलते थे, ए डॉट बी बोलते थे कि नहीं बोलते थे। तो उसी तरीके हम कहीं ना कहीं इसको भी ऐसा कुछ बोल सकते हैं, बोलिए सही है। तो कहीं ना कहीं ये भी डिफाइन होता है, डेफिनेशन में लिखना चाहो कि क्या, डॉट प्रोडक्ट, क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर नोन एज क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नोन एज क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये भी डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और बच्चों एक चीज ये याद रखेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसलिए जो हमारा फ्लक्स होता है वो भी कैसा होता है, स्केलर होता है। जो फ्लक्स होता है वो भी हमारा कैसा होता है, स्केलर होता है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बच्चों याद रखेंगे, क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। अब बच्चों कई रिजल्ट यहां से बन सकते हैं, देखो कई रिजल्ट यहां से बन सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, इधर का हम रब कर देते हैं, ठीक है, इधर का क्या करते हैं, रब कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब फोकस होके ध्यान से सब लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये थीटा किसके बीच का एंगल, ये थीटा ई और ए के बीच का एंगल, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। इनकेस सपोज कीजिए, मान लीजिए मेरा सरफेस कुछ ऐसा है, ठीक, एरिया वेक्टर ऐसा होगा, और आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगाई है कुछ ऐसी लगाई है, ठीक, मान लो। अब ई और ए के बीच कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री। तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, ई ए और कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, 1। तो बच्चों इसको मैक्सिमम फ्लक्स भी बोलते हैं और पॉजिटिव फ्लक्स भी बोलते हैं। कितना आया, प्लस ई ए। तो अगर हमें पॉजिटिव फ्लक्स या मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो भी है वो आपस में पैरेलल होने चाहिए, यानी कि एक डायरेक्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये क्या है, सरफेस, ये आपका एरिया वेक्टर है, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी लगा दी। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब अगर फ्लक्स डिफाइन करोगे तो क्या होगा, ई ए कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है, -1। अब अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ई ए। बट देखो बच्चों, फ्लक्स तो ई इंटू ए ही है, बट माइनस क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रही है उस सरफेस में। और अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड है, एक तरीके से बोल सकते हो बाहर की ओर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो क्या है, इनवर्ड है। तो आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर घुसती है तो फ्लक्स हमारा नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बाहर निकलती है तो फ्लक्स हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब नेक्स्ट हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये मेरा प्लेन सरफेस है, ये एरिया वेक्टर है। अब
एग्जामिनर ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल प्लेन सरफेस के पैरेलल ऐसे लगा देते हैं, तो E और A के बीच कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। कितना थीटा आया, 90 डिग्री। अब अगर हम फ्लक्स बात करें तो कितना हो जाएगा, EA cos 90, और cos 90 क्या होता है, 0, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब कोई भी नंबर ऑफ लाइन उस प्लेन सरफेस से पास आउट नहीं करी, और सीधी सी बात है, मान लो ये प्लेन सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चली गई, तो इस प्लेन सरफेस से तो लिंक ही नहीं करी ना, इस प्लेन सरफेस से तो पास ही नहीं करी ना, ऐसे सीधे चली गई सीधे। अगर ये प्लेन सरफेस होता तो ऐसे घुसती, निकलती, पास करती, प्लेन सरफेस ऐसे सीधे चली गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पास ही नहीं करी, तो फ्लक्स क्या है, 0। इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नोट कर लिया बच्चों, ठीक। अब देखो थोड़ा सा यूनिट बेस देख लेते हैं, और डायमेंशन बेस भी देखा जा सकता है, सभी चीजें बता सकते हो बच्चों। तो आप इसको बोल सकते हो, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ये होगी। अब देखिए न्यूटन, इसका मतलब फोर्स होता है, MLT-2, कूलाम, कूलाम मतलब चार्ज होता है, चार्ज का डायमेंशन 80 होगा, मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए कितना बना, ml3, ये T ऊपर जाएगा -3 और A -1 हो जाएगा, तो ये आपका कुछ फ्लक्स का जीता जागता डायमेंशन आ गया। क्या आ गया, डायमेंशन आ गया। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए कितनी आसानी से आ गया कि नहीं आ गया, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगला जो हेडिंग है वो हमारा है गाउस लॉ। क्या है, गाउस लॉ। अब इस गाउस लॉ को बहुत आसानी से समझेंगे, कितना आसानी से समझेंगे आप सोच भी नहीं सकते हो, बस फोकस बनाए रखो, बहुत आसान। फ्लक्स कितनी आसानी से समझेगा, इसी तरीके गाउस थ्योरम भी समझ में आएगा। गाउस की कुछ ये डेफिनेशन दी है, द टोटल फ्लक्स, फ्लक्स मतलब फाई, लिंक विद द क्लोज सरफेस 1/ε0 टाइम्स ऑफ एनक्लोज चार्ज, कुछ ऐसा। मतलब कह सकते हो कि जो फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड चार्ज है, ये गाउस का कहना है। मगर हम सारी चीज समझेंगे, ये फॉर्मूला कहां से आया, गाउस ने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, सब चीज जानने वाले, ठीक है। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों, फोकस। देखो आप ये जानते हो, सिंपल सी बात, कि कोई भी चार्ज है तो अपने वो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता ही निकालता है। जैसे सपोज कीजिए ये एक चार्ज है, तो ये अपने हर तरफ हर तरफ हर तरफ हर तरफ क्या निकाल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे निकाल रहा होगा, जो कि आपको पता है वो हर तरफ निकालता होगा, ठीक है। ये आप सबने पढ़ा भी होगा, और जानते भी नहीं भी पढ़ा तो इतना जान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे निकाल रहा होगा, ठीक है, ऐसे निकाल रहा होगा। क्लियर, कोई बात नहीं। अब देखिए बच्चों, कभी भी गाउस थ्योरम लगाना कैसे, देखो सिंपल सी एक बात है। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, फोकस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकली नहीं, ये पक्की बात है। इसको एक इमेजिनरी सरफेस से बाउंड करना है, ठीक है। वो सरफेस आप कैसा भी ले सकते हो, मतलब ये आपकी इच्छा है। आप सिमेट्रिकल लेना चाहो सिमेट्रिकल ले लो, अगर सिमेट्रिकल नहीं लेना है टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो, बट ये याद रखो क्लोज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। हमने ये ले लिया। अब एक इमेजिनरी सरफेस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से पास आउट करती है तो यहां पे हमें मिलेगा क्या, फ्लक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, फ्लक्स। यहां से लाइन अगर पास आउट करती है तो हमें क्या मिलने वाला है, फ्लक्स। तो अब हम समझते हैं, तो गाउस ने यही चीज बोला कि जो फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ एनक्लोज चार्ज होता है। अब हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, इस चीज को समझिए बच्चों, कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से समझो। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E × A, ठीक। अगर मान लीजिए एरिया जो है छोटा सा है तो dA, और वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं। और ये बच्चों इंटीग्रेशन में गोला सा होता है, इस चीज को समझिएगा। और यहाँ पे हम S लगाते हैं बच्चों, कहीं कहीं बुक में था ये A नहीं S भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, S लिखा रहता है, तो परेशानी नहीं है, वो एक एरिया वेक्टर ही है। तो ठीक, तो फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। इतनी बात समझते हैं, ठीक। ये क्या डिफाइन करता है कि आप ऐसी चीज का इंटीग्रेशन करने जा रहे हो जो कि क्लोज है, जो कि क्या है, क्लोज। और यहाँ S लिखा है, इसका मतलब किसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, उस सरफेस का इंटीग्रेशन करने जा रहे हो। और ये क्या है, आपका एरिया वेक्टर है। ये क्या है, एरिया वेक्टर, जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन सरफेस। और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है।
अब इसको कैसे समझेंगे, कैसे लगाएंगे, सब कुछ मैं समझाता हूं। पहले इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि इसका कभी भी वाइवा में पूछ लेता अगर ये लिखा है क्या है, तो आप बोलोगे ऐसी चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको क्लोज इंटीग्रल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटीग्रल। तो आप सिंपल डिफाइन कर देना कि हम ऐसी चीज का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं जो कि बंद है, जो कि क्लोज है, ठीक। और ये क्या है? एस लिखा हो तो सरफेस, कहीं कहीं आप अभी मैग्नेट पढ़ोगे वहां एल लिखा रहेगा, तो वो एक होता है कि लेंथ, सरफेस लेंथ लाइन, जो बोल सकते हो। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक। तो याद रखना ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्लोज इंटीग्रल होता है। क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल। इतनी चीजें आपको पता चल गई, ठीक। अब मैं इसको जरा हटाता हूं और ध्यान से समझिए। तो फ्लक्स ईडीएस कॉस थीटा होता है, एक छोटे से एरिया का हम फ्लक्स निकालने जा रहे हैं, ठीक। और कैसा? क्लोज इंटीग्रल। अब देखो इस चार्ज को, ये जो चार्ज है प्लस है, इसको मैंने ये लिखा। अब इस पूरे स्फीयर, जैसे ये पूरा गोला है, समझ लो ऐसे, जैसे आप बॉल ले लो, बॉल में इतना छोटा सा मार्क कर लो, ऐसे बॉल में ऐसी सर्कल बना लो, जैसे एक लोहे की गेंद ले लो और उसमें स्केच पेन लो, ऐसे छोटा सा ऐसे सर्कल रब कर लो, तो तुमको एक इमेज बन, जैसे सेब ले लो, सेब में पेंसिल लो ऐसे, या पेन लो या मार्कर लो, ऐसे गोला कर लो, तो ये छोटा सा एरिया कवर करोगे। क्या कवर करोगे? छोटा सा एरिया। बोलो ठीक है, स्मॉल एरिया हमने कवर किया। अब एरिया जो वेक्टर होता है, चाहे तो आप इससे भी दिखा सकते हो, एरिया वेक्टर ऐसा डीएस होगा। बोलो ठीक, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक। वो हमेशा बाहर की ओर ऐसे निकल रहा होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? बाहर की ओर निकलेगी। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना डिग्री बना? 0 डिग्री। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना डिग्री बना? 0 डिग्री, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं। अब कितना डिग्री यहां रख दिए? cos 0 डिग्री। इसी तरीके कहीं और भी आप मार्क कर लो, जैसे मान लो आप कहीं यहां मार्क कर लो, ये छोटा सा हिस्सा, छोटा सा, बिल्कुल ये छोटा, इसे एक सेब लो, एक संतरा लो, ऐसे मार्क कर लो, तो एरिया वेक्टर किधर आएगा? बाहर की ओर। इसको डीएस से दिखा सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इस चार्ज से निकलेगी वो भी कैसी होगी? बाहर की ओर होगी। तो कहीं पर भी आप मार्क कर लो, जैसे ये मान लो ये मार्क कर लिए, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? बाहर की ओर। और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो भी ऐसी होगी। तो कहीं पर भी मार्क करोगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 डिग्री बनेंगे, जो कि आपको दिख रहा है। अब आगे चलते हैं। अब क्या है? ई डीएस cos 0 कितना होता है? cos 0 कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है बच्चों? 1। तो ये हो गया सीधी सी बात। अब देखो, अगर मैं बोलूं इस पॉजिटिव चार्ज की, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहां पे देखना चाहूं, इस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि फ्लक्स तो यही से बन रहा है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज की मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बोलो सही है, ठीक। और कहीं पर देखो, चाहे यहां देखो, हर जगह तो रेडियस सेम ही है ना, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कहीं पर देखो यहाँ रेडियस ही तो वैरी करेगा, चार्ज तो हर जगह सेम ही होगा। अब देखो कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर ले लिए। और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब देखो कैसे डिफाइन करोगे। ये बच्चों है हमारा छोटा सा एरिया, और ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल। जब भी इंटीग्रेशन लग जाए तो समझ जाओ टोटल। अब इसको पूरा पढ़ो, एरिया टोटल, या ऐसे पढ़ो टोटल एरिया। अब इतना छोटा सा सरफेस जो तुम ऐसे मार्क कर रहे हो, इतना छोटा सा पूरे स्फीयर में ऐसे हर जगह मार्क कर दोगे तो पूरा क्या बन जाएगा? स्फीयर। जैसे एक सेब लिए, हल्का गोला किया, उसके बगल में हल्का सा काला किया, उसके बगल में हल्का सा काला, ऐसे काला करते जाओगे तो छोटे एरिया जो आप बनाते जा रहे हो, पूरा जब बन जाएगा छोटा तो पूरा स्फीयर ही तो फॉर्म कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? अब देखो इसका मतलब ये है, ये एरिया है इस सरफेस का, इस इंटीग्रेशन लगा इसका, इस तरीके के बहुत ढेर सारे सरफेस बनेंगे, तो पूरे को जब इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर, जो कि स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। 4 पाई से 4 पाई क्या हुआ? कटा। R स्क्वायर से, ये बच्चों ऊपर है एक तरीके से, यहां जगह नहीं थी, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये क्या है? एरिया, टोटल एरिया। क्या है? टोटल एरिया, ठीक। और इस सरफेस को नाम दिया गाउस ने, गाउसियन सरफेस बोला। क्या बोला? कैसा सरफेस है ये?
गाउसियन सरफेस है, याद रखना कैसा सरफेस है, गाउसियन। तो अब ये एरिया है छोटा सा और इंटीग्रेशन लगा तो टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा, छोटा छोटा कवर करो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कटा, आर से आर कटा, तो कितना आया 1/एप्सिलॉन क्यू, और ये क्या है फ्लक्स। तो आप देख सकते हैं गाउस ने जो चीज बोली 1/एप्सिलॉन नॉट टाइप एनक्लोज चार्ज, ये चार्ज क्या है इस सरफेस से एनक्लोज है, ये चार्ज क्या है इस सरफेस से एनक्लोज है, इसीलिए इसको एनक्लोज सरफेस बोलते हैं, मतलब ढका हुआ चार्ज बाय द गाउसियन सरफेस या बाउंडेड चार्ज बाय द गाउसियन सरफेस, जो भी आप बोलना चाहो। तो ये बच्चों क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, क्या आ गया, फ्लक्स। तो गाउस की प्रूविंग भी हो गई और आपको समझ में भी आ गया कि कैसे हुआ। ठीक, अब क्वेश्चन लगाने की बारी है बच्चों, तो तैयार है कि नहीं? हाँ सर तैयार है, चलो अब चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, फिर बड़े लेवल के क्वेश्चन, फिर बड़े लेवल के क्वेश्चन, फिर बड़े लेवल के क्वेश्चन। ठीक, आओ देखो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया, 6I 3J + 4K, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया 20 यूनिट इन YZ प्लेन। इसका क्या मतलब है सर? आओ देखो समझो, जैसे सपोज करो ये तुम्हारी XYZ एक्सिस होती है, सपोज करो बच्चों ये Y है ये Z है, और कोई प्लेन सरफेस ऐसा है जिसका एरिया कितना है 20 यूनिट है, कितना है 20 यूनिट है। ये जो प्लेन सरफेस है एक तरीके से सरफेस एरिया 20 यूनिट दे रहा है ये YZ प्लेन, इसका मतलब ये जो एरिया है या कोई भी सरफेस हो सकता था, सर्कुलर कुछ भी हो सकता था यार, मान लो ये है वो YZ प्लेन पे ऐसे रखा हुआ है, जैसे कागज का पन्ना ऐसे YZ प्लेन पे रखा है। तो अब इसका डायरेक्शन क्या आएगा बच्चों, इसका डायरेक्शन क्या आएगा, प्लेन का परपेंडिकुलर। तो ये मेरा हाथ प्लेन है तो परपेंडिकुलर आपके कैमरे की तरफ आ रहा है, कैमरे की तरफ, तो कैमरे की तरफ आ रहा है, तो ये कौन सी एक्सिस, अब देखो ये वाली एक्सिस जो हम इधर बनाए हैं ये एक्चुअली में ये एक्स एक्सिस है कि नहीं। तो अब ये बताओ ये YZ प्लेन, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, यही होगा, और एक्स एक्सिस भी इधर है, इसका मतलब इस एरिया वेक्टर जो हमारा आ रहा है इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस होगा। क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। तो जो आप एरिया लिखोगे उसको क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड तो 20 है बट डायरेक्शन क्या I। ये सिंपल ऐसे समझ लो बच्चों, जिस प्लेन पे रखा है उसमें जो बचा हुआ है अपोजिट है, जैसे YZ है X हो जाएगा, ZX है तो Y हो जाएगा, YX है तो Z हो जाएगा, ऐसे समझ लो। यहाँ पे YZ प्लेन बोला है तो समझ जाओ कि उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, X एक्सिस होगा। तो अब ये एरिया मिल गया है कितना 20I और बाकी 0J 0K ऐसे लगा दो। फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड A होता है, तो डॉट प्रोडक्ट में सेम से मल्टीप्लाई करा देते हैं, सेम से मल्टीप्लाई, तो सेम से मल्टीप्लाई करा दो, 6 दूनी 12 120 हो जाएगा, बाकी 0 0 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 120, कितना फ्लक्स आएगा 120। तो ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था, आसानी से कर लिया आपने। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन में क्या बोला है देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी का ही है। अ सिलेंडर इज प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सिलेंडर प्लेस्ड है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना लिया, ये बच्चों बोर्ड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, एक सिलेंडर है जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा है, ठीक ऐसे रख दिया, एक सिलेंडर है, ठीक, टू अ फील्ड शो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। ये बच्चों अभी नीट में क्वेश्चन भी आया था कि क्लोज सरफेस को अगर मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया था बस तो 0 होता है फ्लक्स, ये शो करना है। कैसे करेंगे देखो, अब इसमें कितने सरफेस बनना है, एक सरफेस तो बच्चों ये है जो कि इधर का मुंह, ये सरफेस इधर का खुला होगा, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच कितना डिग्री बना, 180 डिग्री। 180 डिग्री बनता है तो फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। और कितना होता है, -E × A होगा। कितना होगा, -E × A, ये 1 मान लो। अब ये सरफेस देखो तो ये प्लेन है तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी ऐसी है, ये कितना 90 डिग्री, तो फ्लक्स इसको मान लो 2, तो ये क्या आ जाएगा 0। अब एक सरफेस ये है बच्चों, ये सरफेस है, ये है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, इधर। ये तुम्हारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना बीच का डिग्री 0, तो जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा +EA होगा, इसको मान लो 3rd। इसी तरीके ये वाला सरफेस है, एरिया वेक्टर किधर आएगा, नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री, तो चौथा जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा 0। तो अगर मैं नेट फ्लक्स आपसे बात करूं, क्योंकि स्केलर है डायरेक्ट ऐसे जुड़ेगी, ठीक, φ1
phi2 phi3 phi4 ऐसा जुड़ जाएगा। तो phi1 कितना आएगा माइनस ये, phi2 कितना हो जाएगा 0, phi3 कितना हो जाएगा बच्चों E इंटू ए, और phi4 कितना हो जाएगा 0। E से E भी कैंसिल हुआ तो नेट फ्लक्स क्या हो गया 0, और ये हमने शो भी कर दिया। तो आप ये भी कह सकते हो कि व्हेन अ क्लोज बॉडी, ये क्लोज बॉडी है, ये क्या है बंद है, चारों तरफ से बंदी होती है ना, तो क्या बोलोगे जैसे क्लोज बॉडी स्फीयर है चारों तरफ से बंद है, सिलेंडर है चारों तरफ से बंद है, क्यूब है चारों तरफ से बंद है, तो आप ये बोल सकते हो व्हेन अ क्लोज बॉडी placed in uniform electric field, और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, द नेट फ्लक्स विल बी 0। नेट फ्लक्स क्या होगा 0। ये की पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चनों में भी है बच्चों, ठीक है, तो समझ गए, लिख लो। अच्छे से आया ना, बहुत आसानी से आया सर, बहुत आसानी से आया। अब चलो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी है। देखो कितनी आसानी से इसको भी करते हैं। ये बोर्ड में बच्चों इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पूछो मत। देखो बच्चों, हमारा जो ये सीरीज है मैं कैसे कर रहा हूँ, पहले आपको पढ़ा दिया, एनसीईआरटी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन करा दिया, जिनका नीट का है नीट का करा दिया, आईटी का आईटी, तो एक ओवर। अच्छा क्या नीट की तैयारी जो कर रहा है आईटी क्वेश्चन लगा लोगे तो दिक्कत है क्या, रिपीट नहीं होते क्या, उसमें भी रिपीट होते हैं। आईटी क्वेश्चन में क्या नीट का क्वेश्चन कभी कभी कंसेप्ट रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन नहीं रिपीट, वहां भी होते हैं। तो ये मत सोचो कहीं का क्वेश्चन मिले, कंसेप्ट अच्छा आना चाहिए और सीढ़ी होनी चाहिए, बेसिक फिर अपर अपर अपर, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, फोकस हो। बोला क्या है, द इलेक्ट्रिक, तीसरा क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑफ कंपोनेंट EX दिया है, ये दिया है, ठीक, ऐसे लिख लो। EX कितना दिया है, अल्फा की वैल्यू 800 दी है, तो डायरेक्ट रख दो, कितना x की पावर 1/2 ऐसा दिया है, ठीक। अब देखो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यार डिपेंड कर रही है x पे। इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी, जैसे जैसे x घटेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बच्चों, वेरिएबल है। x की वैल्यू पुट करते जाओ, जहां पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां की वैल्यू पुट कर दो, खटाक से आंसर मिलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, x, तो इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कुछ ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब देखो बच्चों, अगर मैं इस वाले सरफेस को लूं, ये वाला सरफेस अगर लूं, तो एरिया वेक्टर किधर आएगा, इस तरफ आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही होगी, बोलो सही है, ठीक। अगर मैं इस सरफेस को लूं, इस वाले सरफेस को, इस वाले, तो एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। इसका मतलब इधर सर 0 डिग्री बनेगा, इधर सर 180 डिग्री बनेगा। तो सर ये अंडरस्टूड है कि यहाँ का फ्लक्स नेगेटिव होगा। बट एक चीज याद रखो बच्चों, अगर तुम ध्यान से समझो तो ये वाला जो सरफेस है ये ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, तो आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू ए पे है। कहां पे है, x इज इक्वल टू ए पे है। अब देखो ये वाला सरफेस, अगर देखो इस वाले सरफेस को देखो, ये वाला, तो ये कितना a और a, तो इसका मतलब ये कितने पे है, 2a पे है, ये कितने पे है 2। अब ध्यान से देख लो, ये पूरा क्यूब रखा हुआ है, तो ये कितनी दूरी पे है, x इज इक्वल टू a दूरी पे। ये वाला फेस अगर देखो तो ये कितनी दूरी पे, 2a पे। तो देखो x जैसे जैसे वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा ना, ये लिखा हुआ है। तो अगर हमसे एग्जामिनर यहां पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो हम E1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 800, x लिखा है, x यहाँ क्या है, a है, तो पावर 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी। अगर इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोले E2 क्या होगा 800, x की वैल्यू यहाँ 2a लिखेंगे, पावर कितनी है 1/2, बोलो हो जाएगी, बोलो हो गया। दोनों जगह की यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। खुद समझ आ गया सर, ये x दूरी पे, ये 2x दूरी पे, 2a दूरी पे। अब देखो कैसे निकालेंगे। अगर मैं यहाँ का फ्लक्स लिखूं, फ्लक्स 1, तो कितना होगा E1, एरिया तो ए ही रहेगा, एरिया तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। अब चलो, क्योंकि एरिया तो जो ये एरिया होगा वही एरिया ये भी होगा, कितना cos 180, तो डायरेक्ट लिख लो -1 होगा, cos 180 -1। तो E1 कितना है 800, a की पावर 1/2, ये पहला फ्लक्स है और ये माइनस में, तो आप चाहे तो एक काम करो, ये माइनस आगे भी लगा सकते हो, तो -800 a की पावर 1/2, ये तुम्हारा पहला फ्लक्स आएगा। दूसरा फ्लक्स जब भी लोगे उस साइड का, वो वाले का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जाएगी, एरिया A हो जाएगा, वहां पे 0 डिग्री है, तो बच्चों ये 1 हो जाएगा। तो E2 कितना 800, कितना हुआ 2a,
पावर 1/2, ये फ्लक्स होगा पॉजिटिव, ये फ्लक्स होगा पॉजिटिव। अगर एग्जामिनर बोले नेट फ्लक्स बच्चों बताओ तो क्या करोगे, φ1 + φ2 कर दो, ठीक, या φ2 + φ1 कर दो, जो आपकी इच्छा हो। 800 a की पावर 1/2 और इसको करोगे 800 और a की पावर 1/2 ऐसे लिख लो और इसको अलग से लिख लो, ठीक। तो आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो बच्चों, 800 a की पावर 1/2 कॉमन, तो यहां -1 आ जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों √2, ये कितना हो जाएगा √2। बोलो क्लियर है, सही बात है सर। अब क्या करेंगे, 800 a की पावर 1/2 बच्चों ये 1.14 होता है, ये 1.14 होता है, उसमें घटाओगे तो कितना आएगा 0.414 हो जाएगा, ठीक। अब कहीं a का वैल्यू दिया, हाँ सर a का वैल्यू तो दिया ही हुआ है। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, 800 a का वैल्यू 0.1 होल पावर 1/2 और 0.414 करोगे, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो 1.05 आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो आसानी से आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया कंसेप्ट, लिख लो, देख लो कितनी आसानी से आया, कुछ नहीं रखा है। अब इसी में चार्ज पूछता तो फ्लक्स की जगह हम Q/ε0 रख देते, ε0 से इसको मल्टीप्लाई करा देते, चार्ज आ जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन बन सकता था कि चार्ज बताइए, तो देखो फ्लक्स क्या होता है, 1/ε होता है, ठीक। फ्लक्स कितना आ गया 1.05, 1/ε हुआ और Q अगर पूछता तो 1.05 और ये हो गया एप्सिलॉन, मल्टीप्लाई हो जाता, आ जाता कि नहीं, देख लो कितनी आसानी से हो गया, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बच्चों ये देखिए हमने 2 एनसीईआरटी का प्रॉब्लम किया, अब हम नीट का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, देखो कितनी आसानी से करेंगे। बोला क्या है, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L, ये साइड L है, एक स्क्वायर है, सरफेस साइड L है, ठीक है, इन द प्लेन ऑफ द पेपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि दिख रहा है, ऑल्सो इन द, अच्छा देखो जैसे ये प्लेन पेपर है, ये बोर्ड एक प्लेन है ना, उसी पे ऐसे हमने कागज भी ऐसे चिपका दिया, इसे चिपका दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्लेन पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी प्लेन पे, इसी प्लेन पे, बोलो सही है, क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो इन द सेम प्लेन, ठीक है, ठीक है, आगे बोला है और इलेक्ट्रिक फील्ड लोअर हाफ पे, मतलब आधे पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लोअर हाफ, मतलब आधे पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अच्छा सिंपल सी एक बात बताओ बच्चों, ये प्लेन सरफेस तुमको दिख रहा है ना, इसका एरिया वेक्टर देखोगे तो ये तुम्हारे तरफ आएगा कि नहीं आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिग्री बना है, 90 डिग्री, भाई एरिया वेक्टर ये तुम्हारे तरफ आएगा कि नहीं है, प्लेन का परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री फ्लक्स क्या होता है 0, और कौन सा आंसर, डी आंसर क्या है, सही, सिंपल, आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट, अब ये भी नीट का क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, अ स्क्वायर ऑफ सरफेस ऑफ साइड L मीटर, ऐसा सब कुछ दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा। अब देखो सिंपल सी एक बात ये भी देखो, क्वेश्चन को पूरा भी नहीं पढ़ोगे ना तो भी मार दोगे हिट, ये है, ठीक। एरिया वेक्टर कैसा आएगा, ये है एरिया वेक्टर, आपके तरफ आएगा ना, एरिया वेक्टर किधर आएगा, आपके तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने कैसे लगाई है, ऐसे लगाई है, बोलो सही, एक तो ले लो, एक से काम चल जाएगा। इन्होंने ये बता दिया कि हम थीटा डिग्री पे लगाए हैं, चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे इसी बोर्ड पे है। अब बताओ ये मेरा जो पेन है ये एरिया वेक्टर जो कि तुम्हारी तरफ है, अब ध्यान से देखो ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना डिग्री बना है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना डिग्री बना है, तो बोलोगे सर 90 डिग्री, देख लो ये दिख रहा है, देखो देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, डी आंसर बोल दी, कितना बड़ा सा लिखा है, कितनी आसानी से सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। नेक्स्ट अगला चलते हैं। चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाय गाउसियन स्फेरिकल सरफेस, एक गाउसियन स्फेरिकल सरफेस है, ये चार्ज Q है, ठीक, और सरफेस रेडियस R है, ठीक। इफ द रेडियस इज डबल, तो बच्चों सिंपल सी एक बात समझो, फ्लक्स होता है 1/ε0 Q, कहीं यहीं R रखने की जगह हुआ है कि रखबे करोगे, कहीं नहीं है सर, इसका मतलब फ्लक्स गाउसियन सरफेस के रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कहीं कर रहा है, कहीं फॉर्मूले में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या बोलोगे, रिमेन द सेम, सी आंसर क्या है, सही, अगर वही R रेडियस पे वही फ्लक्स होगा वही 2R पे भी होगा, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तुमको ऐसा लग रहा है कि यार सर देखो कितनी आसानी से सर बता रहे हैं, हाँ। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, ये भी नीट का है, अ हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज Q कूलम्ब विद इन, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इसके अंदर एक चार्ज है Q, ठीक। हमने आपसे क्या बोला था, गाउसियन सरफेस कैसा भी हो सकता है, बस चार्ज बंद होना चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, गाउसियन सरफेस कैसा हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, क्यूब हो, उससे कोई लेना देना है। अगर हम बोले नेट फ्लक्स कितना होगा,
तो बोलोगे सर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाउंडेड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो बाउंडेड चार्ज सिर्फ Q होगा, ये सर गाउसियन सरफेस है, सरफेस, ठीक। अब देखो, if phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with curved surface B, जो कर्व सरफेस है ये कर्व सरफेस होता है, ये क्या है, ये कर्व सरफेस, ये क्या है, कर्व सरफेस। अब देखो इससे जो फ्लक्स निकल रहा है इसको फ्लक्स B मान लो, ये देखो यहाँ पे दिया है, ये C है, ये A है, जो B से फ्लक्स है उसको फाई बोला है, यहाँ के फ्लक्स को तुम फाई C बोल दो, यहाँ के फ्लक्स को तुम फाई A बोल दो, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई A से फ्लक्स मिलेगा जो वो, B से जो मिलेगा वो, C से जो मिलेगा वो, तो कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। बोला द नेट फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस एरिया A, तो A से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, इसका मतलब तुमसे पूछा है फाई A की वैल्यू क्या होगी, क्या पूछा है, फाई A की वैल्यू क्या होगी। देखो ध्यान से, अब बच्चों जैसा सरफेस ये है वही सा ही सरफेस ये है, इसका मतलब जो A का फ्लक्स होगा वही फ्लक्स C का होगा। अब मान लो वो कितना, मान लो आप फाई A रख लो, फाई A भी रख सकते हो, तो अगर हम C की जगह क्या रखेंगे, C की जगह, अब B का फ्लक्स इन्होंने फाई बोल रखा है, फाई रख दो, इसके फ्लक्स को हम फाई A बोल सकते हैं क्योंकि सेम होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको 2 फाई A बोल सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये फाई इधर गया तो माइनस फाई, तो फाई A की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 नीचे आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई हो जाएगा। है कोई ऑप्शन, है कोई ऑप्शन, हाँ सर ये A आंसर क्या है, सही है। देख लीजिए कितनी आसानी से आया, आया कि नहीं, बहुत आसान है बच्चों, फिजिक्स, फिजिक्स बहुत आसान है। सर आप कह जरूर लगती तो नहीं है। अब देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्टेन रीजन एक्चुअली रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और देखो मान लो ये है कोई एक चार्ज है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल, रेडियल मतलब रेडियस के अलोंग है और आउटवर्ड है, ऐसा कुछ है, ठीक। और वो गिवन है कुछ ऐसा, E इज इक्वल टू AR, ठीक। बट R अगर हम ध्यान से देखें, रेडियस कितना दिया है, A दिया है, रेडियस कितना दिया है, कंटेन ए स्फीयर ऑफ रेडियस A, तो ये जो R है वो A है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बोलो क्लियर। अब बोला क्या है, सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन बाय, फिर से ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो ध्यान से, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन is actually radially outward, it's actually radially outward is given by ये a charge contain in a sphere of radius A, ठीक। center at the origin will be given by, तो बच्चों अगर हम फिर से पढ़ लेते हैं, कुछ अटपटा सा लग रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन एक्चुअली रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय अ चार्ज कंटेन इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस सेंटर्ड एट द ये ओरिजिन विल बी गिवन बाय, मतलब एक तरीके से चार्ज ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चार्ज। तो देखो कैसे बताएंगे, फ्लक्स क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q, बोलो सही है। फ्लक्स क्या होता है सर, E इंटू एरिया होता है, क्या होता है, E इंटू एरिया, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोलो हो गया, इंटू Q, तो Q की वैल्यू क्या हो गई, EA एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, A इंटू A, और ये क्या है A। अब देखो स्फीयर, देखो एक चीज ये याद रखना, ये A एरिया नहीं है, ये A एरिया नहीं है, तो ध्यान रखना वाली बात है बच्चों। एक काम करो तुम यहीं पे स्फीयर का एरिया रख लो 4πr², ठीक, 4πr², बट इलेक्ट्रिक फील्ड भी रख दो कितनी, A इंटू A, R की वैल्यू कितनी है A, तो इसको भी रख लो यहीं पे, तो ये A² हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन और ये Q, तो Q की वैल्यू हो गई, देखो ध्यान से, 4π A और A³ इंटू A एप्सिलॉन, कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 4π एप्सिलॉन नॉट A³ भी आंसर क्या है, सही आ गया ना, आसानी से लिख लो। अब बच्चों ये आईटी मेंस का क्वेश्चन है, देखो कितना हैवी लिखा है, अभी हवा करेंगे, धुआं कर देंगे क्वेश्चन, देखो कैसे, देखो ध्यान से, बोला है कि शोन इन द फिगर, ठीक, पॉजिटिव Q एंड माइनस Q इनसाइड द स्फीयर, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक, बोलो दिया है, इन द कैविटी द चार्ज इज केप्ट नियर द सरफेस ऑफ द कैविटी ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द शेल, ठीक है। फिर से ध्यान से पढ़ते हैं, फोकस होके ध्यान से, शोन इन द फिगर आर 2 पॉइंट चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q, ऐसा दिया हुआ है, कैविटी स्फेरिकल है, द चार्जेस आर केप्ट नियर द सरफेस ऑफ द कैविटी, जो चार्ज रखा हुआ तो सरफेस ऑफ कैविटी बिल्कुल नियर है, ठीक, बिल्कुल करीब करीब है, ठीक है, ऑन द अपोजिट साइड, मतलब ये जो अपोजिट साइड बिल्कुल करीब करीब रखा है, ठीक है, ऑफ द, इफ सिग्मा 1
इज द सरफेस चार्ज ऑन द इनर सरफेस। सिग्मा 1 क्या है, अंदर का सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, ठीक। एंड Q1 इज द नेट चार्ज ऑन इट। सिग्मा 2 इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस, मतलब आउटर सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2 है, ठीक। एंड Q2 इज द नेट चार्ज ऑन इट। Q2 क्या है, नेट चार्ज है। तो मान लो ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, ठीक। और यहां का चार्ज Q2 है, यहां का चार्ज इन्होंने Q1 बोला है, ठीक। अब पढ़ते हैं। अब ये ऑप्शन है, कुछ सिंपल सा कंसेप्ट लगाओ। चार्ज कितना है, प्लस Q एंड माइनस Q। ये जो Q1 और Q2 की बात करें, ये चार्ज इंड्यूस्ड होगा। कहने का मतलब अगर मान लो ये जैसे कोई चार्ज कहीं लेके जाते हो तो उसके अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस्ड होता है, सीधी सी बात है। अब इस कैविटी में देखो एक प्लस है एक माइनस है, एक चार्ज क्या है, प्लस है एक माइनस। नेट चार्ज क्या है, जीरो। नेट चार्ज क्या है, जीरो। पक्की बात है सर। अच्छा सर, नेट चार्ज तो जीरो है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा। जो इनिशियल में चार्ज है वही फाइनल में होगा। तो इनिशियली अगर आप चार्ज देखो तो प्लस Q माइनस Q जीरो, नेट चार्ज जीरो, तो फाइनली भी जीरो होगा। तो Q1 और Q2 फाइनल चार्ज है, वो भी क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ Q1 भी जीरो, Q2 भी जीरो, और चार्ज जीरो तो उनकी डेंसिटीज भी क्या होंगी, जीरो। बी आंसर क्या है, सही। देखो कितनी आसानी से पढ़ के बता दिए। फिर से देख लो, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज इंड्यूस भी होगा तो भी जो इनिशियल में वही फाइनल में होगा, ठीक। मतलब चार्ज कांस्टेंट होता है, जो इनिशियल में है वही फाइनल में होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है इनिशियली चार्ज आपका प्लस Q माइनस Q वो तो जीरो है ना, तो फाइनल चार्ज इन्होंने Q1 Q2 बोला है तो वो भी क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि कंजर्वेशन फॉलो होना चाहिए। तो बी आंसर क्या है, सही है। इसको तो पढ़ के बता दिए, ये आईटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो, इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग और लीविंग, ठीक है, सरफेस देखो जब इलेक्ट्रिक, अभी देखो वहां जब फ्लक्स पढ़ा रहे थे शुरुआत में तो हमने आपसे बोला क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो निकल रही है, ठीक, या तो घुस रही है, ऐसा कुछ बोला था कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब घुसती है तो फ्लक्स कैसा आता है, नेगेटिव आता है। कैसा आता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर निकलती है तो फ्लक्स कैसा आता है, पॉजिटिव। तो देखो सबसे पहले इन्होंने इंटरिंग बोला है, इंटरिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रही है, इंटर कर रही है। तो और वो फ्लक्स कितना है, φ1, तो इसका मतलब जो φ1 होगा वो नेगेटिव होगा। और उसके बाद लीविंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लीविंग कर रही है तो उस फ्लक्स को इन्होंने φ2 बोला, जो φ2 क्या होगा, प्लस में होगा। बोलो सही है, इतनी बात समझ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है, तो बच्चों क्या होता है, नेट फ्लक्स क्या होता है, 1/ε Q होता है कि नहीं। तो Q क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स नेट हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। इसको इधर कर दो। अब बताओ, एप्सिलॉन तो हो गया, नेट फ्लक्स क्या होगा, सीधी सी बात है। नेट फ्लक्स, एक फ्लक्स प्लस में एक माइनस में है तो जोड़ दो, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में है। तो कितना आंसर हुआ, φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन। ये आंसर क्या है, ये जेईई मेन का क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक। तो बच्चों ये मैंने आपको पूरा का पूरा एक टॉपिक भी पढ़ाया, हर तरीके के क्वेश्चन भी लगवाया, मजा जरूर है। इसके बाद आप जान लो, आपको इस टॉपिक को देखना नहीं पड़ेगा, इन टॉपिक के क्वेश्चन आपके नहीं फंसेंगे, ये श्योर शॉट है, याद रखो। तो ऐसी ही सीरीज, ऐसे ही प्यार आप लोग देते रहो, मैं ऐसी ही सीरीज बनाता जब आपका प्यार ही हिम्मत हमारी होती है। तो बिल्कुल देखो बच्चों, मैंने सिर्फ आपको पढ़ाया है, तो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल ये यूजफुल हो सकता है, क्योंकि कोई इंटरटेनमेंट मैंने नहीं किया फिलहाल, आपको हर डिस्ट्रैक्शन से बचाना चाहता हूँ। और बच्चों रिजल्ट हमेशा फोकस होने से आता है, इंटरटेनमेंट से नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए। तो जल्दी मैं नेक्स्ट टॉपिक भी आपके सामने लेके आऊंगा, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जय हिंद।